लाइफ एंड मार्केट का एक रूल है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कभी सेंटिमेंट्स बदलते हैं, कभी सेक्टर्स और कभी इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी। और ऐसे ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है ये देखना कि बड़े प्लेयर्स का पैसा कहाँ जा रहा है। मतलब FIIs और DIIs की पोजीशनिंग जो साइलेंटली अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज या रिड्यूस करते रहते हैं, जिसको ट्रैक करके रिटेल इन्वेस्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं वो टॉप 3 स्टॉक्स जो लास्ट क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल स्पॉटलाइट में आए हैं एंड जहां FIIs एंड DIIs ने किए हैं मेजर चेंजेस अपनी होल्डिंग परसेंटेज में। सबसे पहले आजाद इंजीनियरिंग सिर्फ पिछले क्वार्टर में FII होल्डिंग 4% और DII होल्डिंग 2.5% से बढ़ गई। चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंपनी फर्स्ट। आजाद इंजीनियरिंग 1983 में शुरू हुई थी। ये मिड कैप कंपनी बेसिकली एरोस्पेस कंपोनेंट्स और टर्बाइंस बनाती है और उन्हें एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के OEMs या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। आज इनके पास 1400 प्लस क्वालिफाइड पार्ट्स का पोर्टफोलियो है। अब कंपनी के इंडस्ट्री वर्टिकल्स देखें तो इंडस्ट्री वर्टिकल्स पहला है एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस। ये वर्टिकल इनका बैकबोन है, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेवेन्यू इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। इसमें आ जाता है न्यूक्लियर पावर टर्बाइंस या हाइड्रोजन टर्बाइन जैसे प्रोडक्ट्स जो पावर जनरेशन और बाकी इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उन कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं जो ग्लोबल गैस टर्बाइन मार्केट का लगभग 75% कंट्रोल करते हैं। दूसरा वर्टिकल है एरोस्पेस एंड डिफेंस। ये ऑलमोस्ट 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ये रहा इनका प्रोडक्ट लाइन। बाकी का रेवेन्यू इज क्लासिफाइड इन अदर कैटेगरीज। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में सीमेंस एनर्जी, मित्सुबिशी और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बड़े नाम हैं। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू लगभग 87% एक्सपोर्ट से आता है और इसमें भी 50% इज जस्ट USA एंड जापान। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू में 35% का ईयर ऑन ईयर का जंप आया। इसका बिगेस्ट ड्राइवर वो था डिफेंस सेगमेंट का तेजी से ग्रो करना। जो सेगमेंट पहले सिर्फ 8.6% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 17% तक पहुंच गया है। 2.6x की ग्रोथ सिर्फ एक साल में, थैंक्स टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, कंसिस्टेंट डिमांड एंड फ्रेश ऑर्डर्स। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी लास्ट 2 इयर्स में लगभग 7% इंप्रूव हुए हैं। ये इंप्रूवमेंट प्राइमरीली आया ड्यू टू लोअर एम्प्लॉय टूल्स एंड जॉब वर्क कॉस्ट ओवर टाइम। साथ ही ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी 41% तक पहुंची थी, जो 35% की सेल्स ग्रोथ के लाइन में है। प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट में भी गिरावट हुई। अगर ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो आजाद इंजीनियरिंग के पास 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक कंपनी के करंट एनुअल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 10x है। क्लाइंट्स में है बेकर ह्यूग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, हनीवेल एटसेट्रा। कुछ क्लाइंट्स जैसे कि मित्सुबिशी, हेवी इंडस्ट्रीज एंड सीमेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स 5 साल तक हैं। टू डिलीवर दिस, कंपनी अपने 20,000 स्क्वायर मीटर प्लांट को 10x से फेज वाइज एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल प्लांट्स जैसे कि सऊदी अरेबिया यूनिट वाया बेकर ह्यूग्स MOU। साथ ही कंपनी का कहना है कि टैरिफ का इम्पैक्ट मिनिमल रह सकता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली 30 से 35% ज्यादा कंपेटिटिव हैं, एक्सक्लूडिंग चाइना। कमिंग बैक टू फाइनेंशियल्स, फरवरी 25 में 700 करोड़ का QIP रेज किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के लिए यूज होगा। बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट्स का 24% सिर्फ रिसीवेबल्स में ब्लॉक्ड है, जो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। Which brings us to our next point of working capital management। ध्यान से सुनिएगा। आजाद का कैश कन्वर्जन साइकिल 401 डेज था और मार्च 2024 तक वो 840 डेज हो गया, डबल से भी ज्यादा। बट क्यों? मेजरली बिकॉज डिफेंस सेगमेंट के लिए इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और कॉम्प्लेक्स अप्रूवल्स ने इन्वेंट्री डेज डबल कर दिए। मैनेजमेंट का कहना है कि ये इशू टेम्पररी है एंड विल टेपर ऑफ सून। अब रेशियो की बात करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.38 है, यानी कि कंपनी EBIT से अपना इंटरेस्ट 6.38 टाइम्स कवर कर सकती है। बट ये नंबर इंडस्ट्री मीडियन ऑफ 10.73 से कम है। कंपनी का ROC या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% का है। कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं। सबसे पहला रिस्क, इंडस्ट्री का क्वालिफिकेशन प्रोसेस स्लो है जो 30 से 48 मंथ्स तक लंबा चल सकता है। इस वजह से इनके लिमिटेड क्लाइंट्स भी हैं। सिर्फ 3 प्लेयर्स से इनके गैस टर्बाइन बिजनेस का 75% रेवेन्यू आता है, हाईलाइटिंग कंसंट्रेशन रिस्क। दूसरा, एनर्जी सेगमेंट में ग्रोथ स्लो एक्सपेक्टेड है ड्यू टू रॉ मटेरियल डिस्ट्रप्शंस और सप्लाई बॉटलनेक्स। याद रखिए, यह सेगमेंट रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कंपनी के रीसेंट IPO के बाद भी इनकी बोरोइंग 6 मंथ्स में 3.5
5x हो गई। लास्टली कंपनी का PS रेशियो 27.3 है, जो इंडस्ट्री मीडियन 13 के डबल से भी ज्यादा है। ये हाई वैल्यूएशन इन्वेस्टर के लिए कंसर्न बन सकती है। हमारी अगली कंपनी है अडानी विलमार एग्री बिजनेस। पिछले 3 महीने में DII स्टेक में लगभग 9% का बड़ा जंप आया और FII होल्डिंग भी 3% से ज्यादा बढ़ी। नाउ मोर ऑन द डिटेल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1999 में और आज AWL एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोडक्ट्स और इसेंशियल FMCG आइटम्स में एक लीडिंग नेम बन चुकी है। बिजनेस ऑपरेशंस 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। लेट्स डाइव इन विदाउट फर्दर डिले। पहला, एडिबल ऑयल, जिसमें फॉर्च्यून और किंग्स जैसे ब्रांड्स आते हैं। दे सेल सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल एटसेट्रा, और ये सेगमेंट अकेला 78% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा सेगमेंट, इंडस्ट्री एसेंशियल्स। दिस सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली 12%, जिसमें ओलियोकेमिकल्स और पर्सनल केयर इनपुट्स होते हैं लाइक दीज। बट इनका यूज केस क्या है? ये बेसिकली सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स के रॉ मटेरियल्स हैं। एंड लास्ट सेगमेंट है फूड एंड FMCG। इसमें आ गए डेली यूज के प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, बेसन, पल्सेस, मोर, जो बाकी 10% रेवेन्यू का सोर्स है। अब कंपनी पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर्स हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल्स में नंबर 1 विद एन 18% मार्केट शेयर, कैस्टर एक्सपोर्ट्स में भी नंबर 1 एंड मोर। AWL का डिस्ट्रीब्यूशन और रीच ऐसे समझिए, इनके पास 30+ कंट्रीज के रीच तो है ही, और इंडिया में हर 250 किलोमीटर्स पे एक स्टोरेज फैसिलिटी। नाउ लेट्स जंप टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 25 में AWL ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू रिपोर्ट करा विद 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब इसकी वजह थी ब्रॉड बेस्ड वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ अक्रॉस ऑयल्स, FMCG एंड न्यू चैनल्स। डिटेल में समझाती हूँ। जैसे स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ब्रांडेड सोया, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल्स, प्लस क्विक कॉमर्स ने भी ग्रोथ दिखाई। सिर्फ Q4 में 113% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ। साथ ही साउथ इंडिया सेल्स भी 25% ऊपर गए थैंक्स टू रीजनल पैकेजिंग एंड बेटर रीच। इसको देखते ही ईयर ऑन ईयर EBITDA भी 119% से जंप किया। बट हियर्स द कैच, ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 2% से इंप्रूव हुए। अब सेल्स बढ़ी बट मार्जिन्स नहीं। क्यों? एज वी एक्सप्लेन्ड, AWL का ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है, जिसके रॉ मटेरियल प्राइसेस हाईली वोलेटाइल होते हैं। इस चार्ट को देखिए तो पता चल जाएगा आपको कि लास्ट ईयर के सर्ज की वजह से मार्जिन्स गॉट इम्पैक्टेड। प्लस फूड एंड FMCG सेगमेंट अभी भी EBITDA न्यूट्रल ही है बिकॉज ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट। यही ट्रेंड कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे रिफ्लेक्ट हुआ, जो सिर्फ 1.9% पर है। अब सवाल ये है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? ग्रोथ आउटलुक, AWL के मेजर कैपेक्स प्लान्स तो नहीं है, एक्सेप्ट दैट डीबॉटलनेकिंग एंड इंफ्रा मेंटेनेंस प्लान्स ऑफ 500 to 600 crores। बट रिसेंटली इन्होंने GD फूड्स का एक्विजिशन किया, जिससे 400 crores का रेवेन्यू और 50% प्लस ग्रोथ मार्जिन की सिनर्जी एक्सपेक्टेड है। साथ ही किंग्स और आधार जैसे फ्लैंकर ब्रांड्स को अग्रेसिवली मार्केट किया जा रहा है, स्पेशली साउथ इंडिया जैसी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में, जहां टारगेटेड 25% वॉल्यूम ग्रोथ देखा लास्ट ईयर। रिटेल एक्सपेंशन प्लान भी हैं, जहां कंपनी अब 50,000 टाउन्स के प्रेजेंट कवरेज से 60,000 टाउन्स तक ले जाने का टारगेट कर रही है बाय फाइनेंशियल ईयर 26। अगर फाइनेंशियल्स पे वापस आए तो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट नेग्लिजिबल है, और सबसे बड़ी बात, AWL अब कैश पॉजिटिव हो चुकी है। ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू अ 7x जंप इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो मेनली बेटर प्रॉफिट रिपोर्टिंग की वजह से आया, अलॉन्ग विद इंक्रीज पेबल्स। और इसी हायर रिपोर्टेड प्रॉफिट की वजह से कंपनी का ROCE भी 10 से 21% पर आ गया। पर कंपनी के कुछ मेजर रिस्क हैं। सबसे पहले, पाम ऑयल और एडिबल ऑयल प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं, और क्योंकि एडिबल ऑयल ही बिजनेस का 80% हिस्सा है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज के B40 बायोडीजल मैंडेट्स अनसर्टेनिटीज क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ कंपनी अभी तक फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं पहुंची है, जो नियर टर्म एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन है। प्लस मॉडर्न ट्रेड में भी प्रेशर है। डीमार्ट और रिलायंस जैसे लार्ज प्लेयर्स ने इन्वेंट्री कंसोलिडेट किया है, और प्राइवेट लेबल्स की कंपटीशन से मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। हमारी आखिरी कंपनी है JB केमिकल्स। मार्च 23 से लेके अब तक हर क्वार्टर FII का स्टेक कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता ही गया है। मार्च 25 में ये स्टेक 18% तक पहुंच गया है। DII होल्डिंग भी पिछले क्वार्टर से 2% जंप हुई है। चलिए पहले कंपनी को जल्दी से समझते हैं।
1976 में बनी ये कंपनी आज इंडिया की लीडिंग फार्मा कंपनीज में से एक है। जेबी केमिकल्स 20+ थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में ऑपरेट करती है और 40+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसमें साउथ अफ्रीका, रशिया और यूएई में उनकी अपनी सब्सिडरीज भी हैं। स्केल को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। कंपनी के 6 ब्रांड्स टॉप 300 इंडियन फार्मा मार्केट यानी कि आईपीएम में रैंक्ड हैं और ये कंपनी मेडिकेटेड और हर्बल लोजेंजेस बनाने वाली टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। लोजेंजेस मतलब अ टाइप ऑफ डोजेज। कंपनी के 4 की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस जो 58% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस 29% का हिस्सा। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सीडीएमओ लगभग 11% और चौथा एपीआईज जो सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। जेबी फार्मा करंटली फार्मा इंडस्ट्री में 22nd रैंक पर है। उनके काफी ब्रांड्स स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और हाई रैंकिंग्स होल्ड करते हैं लाइक दीज। नाउ वी वोंट डाइव इनटू द टेक्निकल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो चलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ। मार्च 25 के क्वार्टर में कंपनी ने 12.45% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। ये ग्रोथ मेनली डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और सीडीएमओ बिजनेस के रिबाउंड की वजह से आई। साथ ही क्रोनिक थेरेपीज ने 18% का ग्रोथ दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ओवरऑल मार्केट में इस सेगमेंट की ग्रोथ सिर्फ 10% थी, मतलब परफॉर्मेंस एक्सीडेड द एंटायर मार्केट। फॉर दैट मैटर कंपनी का 75% रेवेन्यू अब ऐसे सेगमेंट से आता है जो मार्केट से ज्यादा तेज ग्रो हो रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ ऑपरेटिंग मार्जिन 26% पे ही स्टेबल रहा। ये नंबर मार्च 2021 के स्टेटेड मार्जिन से भी नीचे है, ऑल्दो कंपनी इज टारगेटिंग एबिटा मार्जिन ऑफ टचिंग 29%। अब आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है? मैनेजमेंट ने क्लियर करा है कि उनका प्लान सीडीएमओ बिजनेस को $50 मिलियन से $100 मिलियन तक डबल करने का है नेक्स्ट 4 इयर्स में। वो कैसे? देखिए, अभी ये सेगमेंट 12% रेवेन्यू देता है, लेकिन पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। 4 to 5 मेजर प्रोजेक्ट्स अगले 15 से 18 महीनों में शुरू होने वाले हैं। प्लस सीडीएमओ में नए प्रोडक्ट्स जैसे लोजेंजेस, थ्रोट स्प्रेज, ओआरएस सॉल्यूशंस एक्सेट्रा हैं जो आगे ग्रोथ फ्यूल कर सकते हैं। साथ ही ऑप्थेमोलॉजी पोर्टफोलियो पे भी काम हो रहा है। कंपनी हर क्वार्टर 1 से 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का टारगेट रख रही है। कंपनी लॉन्ग टर्म डेट फ्री है एंड 80% बैलेंस शीट रिजर्व से पैक्ड है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी के टोटल एसेट्स का लगभग 1/3 हिस्सा गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स में है, जो मोस्टली पास्ट 5 एक्विजिशंस का रिजल्ट है। अनदर पॉइंट जो काफी इंप्रूव हुआ है वाज कैश कन्वर्जन साइकिल। ये 164 डेज था जो मार्च 25 तक 109 डेज पे आ गया है, थैंक्स टू डिक्रीज्ड इन्वेंट्री डेज फ्रॉम 178 to 147। इस इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आरओसीई भी 2 सालों में 22% से जंप करके 27% तक पहुंच गया है। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला, कंपनी का बीजीएक्स या ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस गवर्नमेंट टेंडर्स पे डिपेंडेंट है और यहाँ कंपटीशन काफी बढ़ गया है, जिसका मार्जिन और ऑर्डर वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा मेजर रिस्क है वैल्यूएशन। कंपनी का ईवी बाय एबिटा रेशियो 24.3 है। ईवी बाय एबिटा मतलब कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू एज पर द एबिटा, जो इंडस्ट्री मीडियन 16.87 से ज्यादा है। ये फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बन सकती है, स्पेशली अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस मिस होती हैं। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जहां एफआईआईज और डीआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में किए मेजर मूव्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.